गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर हम आज टॉपिक करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पहले कर चुके हैं। आज हमने इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने हैं। तो सबसे पहला है रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन क्या होता है कि जब हम कोई बुलेट फायर करते हैं किसी गन में से, तो गन पीछे की तरफ पुश करती है एकदम, तो इसे बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। देखिए आगे टॉपिक, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन रिकॉइल्स मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। तो बुलेट आगे की तरफ चलती है गोली, और गन पीछे की तरफ मूव करती है। फिगर नंबर 5.12 के अंदर दिखाया गया है। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ करते हैं तो हम वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव होगी। सपोज m1 is the mass of bullet, m2 is the mass of gun, v1 vector is the velocity of gun and v2 vector is the velocity of recoil of gun। तो ये हमने कुछ इनके वैल्यूज़ कंसीडर कर ली है। बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। अब बुलेट फायर करने से पहले दोनों रेस्ट में हैं, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, बुलेट की भी और गन की भी, वो होगी ज़ीरो। इस वजह से टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, ज़ीरो। आगे है द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन फायरिंग m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। लेकिन अगर फायरिंग के बाद इनका देखें तो वेलोसिटी हो जाएगी v1 बुलेट की और v2 गन की। तो अगर दोनों को मोमेंटम निकालते हैं तो बुलेट का मोमेंटम आएगा m1v वेक्टर और गन का मोमेंटम आएगा m2v वेक्टर। इन दोनों का सम कर दिया हमने। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग शुड ऑल्सो बी ज़ीरो। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी एक्टिविटी होने से पहले मोमेंटम जो है सिस्टम का, वो जितना होता है उतना ही उस एक्टिविटी के बाद होगा। इसका मतलब कि फायरिंग से पहले जो लीनियर मोमेंटम था ज़ीरो, और फायरिंग के बाद भी लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज़ीरो पूरे सिस्टम का। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसे लिख सकते हैं m1 v2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर। m2 v2 वेक्टर को हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन निकालने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास यही निकल जाता है, v2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m1 v वेक्टर v1 वेक्टर अपॉन में m2। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन की वेलोसिटी निकालने का। द नेगेटिव साइन शोज that direction of v2 vector is opposite to the direction of v1 vector। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि v2 वेक्टर और v1 वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। द गन रिकॉइल्स, इसका मतलब क्या है कि गन पीछे की तरफ पुश करेगी। फर्दर एज m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ बुलेट से, देयरफॉर v2 वेक्टर इज़ वेरी वेरी लेस देन v1 वेक्टर। तो मास ज़्यादा है तो गन की वेलोसिटी कम होगी, किससे, बुलेट की वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज़ मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फ्रॉम 24 इक्वेशन अगर हम देखते हैं v2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m2। इसका मतलब कि गन का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम उसकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी। इट मीन्स दैट हैवियर गन will recoil with a smaller velocity and vice versa। आगे देखिए इसमें
सेकंड टॉपिक है हमारे पास, वाइल फायरिंग द गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर, कि जब गन को फायर किया जाता है तो वो शोल्डर के साथ बिल्कुल सटा के, मतलब बिल्कुल टाइटली जो है रखी जाती है शोल्डर के ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है? दिस वुड सेव हर्टिंग द शोल्डर, जिससे कि शोल्डर पे कोई, कंधे पे कोई चोट नहीं आएगी। When the gun is held tightly, the body of the shooter and the gun behave as one body. जब गन को बहुत टाइटली शोल्डर पे लगा दिया जाता है पूरा टाइट से, तो जो शूटर होता है और गन होता है वो एक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब शूटर का वेट भी गन के वेट के साथ ऐड हो जाता है। टोटल मास बिकम्स लार्जर एंड देयरफॉर recoil velocity of the body and the gun becomes too small। तो टोटल मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है गन का बॉडी के साथ बिल्कुल टाइट से अटैच होने के बाद, और रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाती है बॉडी और गन की, बहुत छोटी। नंबर 3 है फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। तो इसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कैसे यूज़ करते हैं? इन रॉकेट्स and jet planes, the fuel is burnt in the presence of some oxidizing agent in combustion chamber। तो रॉकेट और जेट प्लेन के अंदर जो फ्यूल होता है, ईंधन या पेट्रोल कहो, जो तेल होता है उसका, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बड़ी तेज़ी से जलाया जाता है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा रखेंगे नॉर्मल एयर से, तभी वो बड़ी तेज़ी से जल पाएगा। और जब वो फ्यूल बहुत तेज़ी से जलेगा तो बहुत तेज़ी से गैसेस प्रोड्यूस करेगा। तो उससे क्या होता है? द हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेस एस्केप थ्रू नैरो ओपनिंग। तो जेट के अंदर जो इंजन के बाहर निकलने का, एग्जॉस्ट निकलने की जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी छोटी होती है, एग्जॉस्ट नोजल कहते हैं उसे। विद लार्ज वेलोसिटी, तो गैसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत तेज़ वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ निकलती हैं रॉकेट में से या जेट प्लेन में से। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसकी वजह से क्या होता है? द एस्केपिंग गैसेस एक्वायर ए लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम। तो ये गैसेस का मोमेंटम पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा? कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहेगा कि अगर पीछे की तरफ गैसेस का मोमेंटम है तो प्लेन का कहाँ होगा? आगे की तरफ। एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ताकि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। दिस इन टर्न्स इम्पार्ट एन इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यही कारण है कि जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ पुश होता है और गैसेस का प्रेशर नीचे की तरफ पुश होगा। तो इस वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ आसानी से अपनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। आगे देखिए 4 पॉइंट। व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट टू द शोर, जब एक आदमी एक कश्ती में से किनारे की तरफ कूदता है तो क्या होता है? कश्ती पीछे की तरफ बैक मारती है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से होता है। द बोट इज पुश्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द शोर, तो कश्ती किनारे से थोड़ा सा दूर हट जाती है जब कोई आदमी उस कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर नदी के किनारे पे कूद मारता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बोट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द मैन इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बोट का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैन के, तो इसीलिए वो पीछे की तरफ हट जाती है। और लास्ट है 5th, एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। अब जब बॉम्ब फटता है तो उसके प्रेशर से चारों तरफ की हवा पीछे हटती है, तो जो इंसान होता है उसके पास, तो वो भी उछल के दूर जाके गिरता है। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बॉम्ब का। सो व्हेन ए बॉम्ब फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई बॉम्ब नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर से नीचे की तरफ, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0। अब हॉरिजॉन्टल में तो वो कहीं मूव नहीं कर रहा, वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। एंड हैंस इट्स हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज 0 व्हेन बॉम्ब एक्सप्लोड्स। लेकिन जब बॉम्ब फटता है, इट्स पीसीज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो
तो उसके पीस फैल जाते हैं। स्कैटर्ड क्या होता है? फैल जाना, डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। सो दैट द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ दीज पीसीज बिकम जीरो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जितने भी पीसीज थे, इनके लीनियर मोमेंटम जो हैं, अलग अलग पीस का अलग अलग लीनियर मोमेंटम होगा, उनका अगर सम किया जाए तो वो ज़ीरो होना चाहिए। किस वजह से? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से। सो इन फिगर 5.13, इस फिगर के अंदर अगर देखें, वी हैव शोन ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोडिंग इनटू 4 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस m1, m2, m3, m4 flying with respective velocities v1 vector, v2 vector, v3 vector and v4 vector in different directions। तो ये है, तो एक बॉम्ब है, उसके 4 फ्रैक्शन बन जाते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ 4 फ्रैगमेंट्स आर, तो क्या बनेगा? p1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर। तो लीनियर मोमेंटम हम p से रिप्रेजेंट करते थे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो p2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ऐसे m2 v2 वेक्टर, p3 m3 v3 वेक्टर एंड p4 वेक्टर इज इक्वल टू m4 v4 वेक्टर। एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बम के धमाके से ही जो उसके चारों पार्ट हैं ये अलग अलग दिशाओं में गए हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर और बिफोर दोनों का लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? वो इक्वल होना चाहिए। तो बिफोर एक्सप्लोजन क्या था लीनियर मोमेंटम? ज़ीरो। तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होगा? ज़ीरो। तो देखिए क्या होगा इसका सम, चारों जो पार्ट है उनके लीनियर मोमेंटम का सम, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस m4 v4 वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। द लीनियर मोमेंटम और 4 fragments are represented by 4 sides of a polygon taken in same order as shown in figure 5.13। तो ये दिखाया गया है फिगर के अंदर, चारों लीनियर मोमेंटम को हमने पॉलीगन की साइड्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। तो इसका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, अगर निकालना चाहें। तो ये हमारे पास 5 एप्लीकेशन थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के।